नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, कैसे हो आप सभी लोग। आप देख रहे हो सक्सेसीज और मैं हूं शिवम गुप्ता। आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जिसके लिए बहुत सारे मेल्स आए कि सर आपने थर्मोडायनेमिक्स में प्योर सब्सटेंस छुड़वा दिया है, सर आपने प्योर सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस नहीं पढ़ाया, थर्मोडायनेमिक्स अभी अधूरा है। और मैंने बच्चों को बोला था कि भाई मेरे बंधु, मैं वो आरएसी में करवाऊंगा, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में प्योर सब्सटेंस कराऊंगा। बट बच्चों ने बोला नहीं सर, आप प्लीज अभी करा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। हम आज पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब आप कहोगे सर जी प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में आता क्या है। देखिए मेरे भाई, मेरे बंधु, हम जो बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस की, वो प्योर सब्सटेंस आपका सिर्फ और सिर्फ वाटर पे ही होगा। क्यों? क्योंकि हम जो बात करेंगे, हम कई सारे सब्सटेंसेस की बात कर सकते हैं, लेकिन जो वाटर है वो प्योर अपन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है और उसीलिए अपन वाटर की स्टडी करेंगे। ऑल्दो प्योर सब्सटेंसेस में और भी आएंगे और जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होंगे उनकी भी प्रॉपर्टीज उसी तरीके से चलेगी जिस तरीके से वाटर की चल रही है। तो आपको अभी क्या करना है, अभी आपको सिर्फ दिमाग में रखना है प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस का हमने एक एग्जाम्पल लिया और उसका नाम है पानी, वाटर। वाटर के बारे में देखेंगे, हम देखेंगे भगवान की क्या कृपा है वाटर पे, भगवान ने क्या तरीके से एक साइंस लगाई है और उसके बाद वाटर की प्रॉपर्टीज को डिसाइड किया है, जिसकी वजह से हमारी मरीन लाइफ भी अच्छी चल रही है, हमारी लैंड लाइफ भी अच्छी चल रही है और सारी की सारी चीजें वाटर सर्कल पे किस तरीके से चलती हैं वो भी आज मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में सिखाने वाला हूं। उसके अलावा हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में क्या टेम्परेचर होता है, क्या क्रिटिकल प्रेशर होता है, कौन से प्रेशर में कैसी लाइन होती है, कौन सी सैचुरेटेड कर्व लाइन होती है, कौन सी सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है, वो सारी चीजें देखेंगे। किसके किसके बीच में डायग्राम बनते हैं, ग्राफ कैसे बनते हैं, किस तरीके से फॉर्मूले होते हैं, किस तरीके से ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाला जाता है, स्टीम में क्या फर्क है, वेपर में क्या फर्क है, लेटेंट हीट क्या होती है, सेंसिबल हीट क्या होती है, बहुत सारे टर्म्स हैं और वो सारे के सारे टर्म्स हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दो चीजें पढ़ाना चाहता हूं और वो दो चीजें आपकी है, एक है लेटेंट हीट और एक है सेंसिबल हीट। जैसा लग रहा हो लेक्चर आप मुझे बताते रहिएगा, मजा आ रहा है कि नहीं। और जिन बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी उन बच्चों के लिए आज ये स्पेशल क्लास है कि सर जी प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में जाइए। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट, स्पेलिंग्स वगैरह देखते रहना, ठीक है। देखो, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस आप लोगों को यह बता देता हूं, लेटेंट हीट यूज होती है फेस चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन में, फेस चेंजिंग फिनोमेना में लेटेंट हीट आती है और सेंसिबल हीट आती है टेम्परेचर चेंज फिनोमेना में। आप लोग कहोगे सर जी हवा ही नहीं लगी, समझ ही नहीं आया। भाई सबसे पहले मैंने भी यही चीज पढ़ी थी ना, मुझे भी समझ नहीं आया था। एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लिया आइस का। आप सभी के घर में आइस होती है, आप आइस को निकालते हो। कभी आप लोगों ने ये चीज नोटिस की है कि आइस, मान लो अगर आइस है, आइस 0 डिग्री टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस हो सकती है? बिल्कुल। क्या आपने ये चीज देखी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी भी हो सकता है? हो सकता है। क्या हो सकता है? H2 हो सकता है। अब देखो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड H2O मतलब पानी बनने में कितना टाइम लगा होगा? टाइम लगा होगा। वो जो टाइम लगा है ना, उसी टाइम को अगर मैं हीट के टर्म्स में बोलना चाहूं कि सर जी पानी, बर्फ से अगर पानी बन रहा है तो कुछ तो हीट गई होगी, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं। यार हीट गई और टेम्परेचर बढ़ा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आइस से वाटर बन गया, बर्फ से पानी बन गया, फेस का चेंज हो गया। फेस मतलब आइस, फेस था सॉलिड फेस, उससे लिक्विड फेस बन गया, पूरी की पूरी हीट फेस चेंज फिनोमेना में लग गई और उसे अपन क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। मतलब ये क्या है? फेस चेंज फिनोमेना। फेस चेंज फिनोमेना। अब बात आती है कि सर जी सेंसिबल हीट क्या होती है। तो मेरे भाई, आप लोगों ने पानी उबाला है, बोलोगे हाँ जी सर उबाला है। क्या करते हो? ठंडे पानी को गर्म करते हो, गर्म करते हो, बिल्कुल गर्म होता रहता है। लो, मैं भी कर रहा हूँ। ये लो, ये मेरा बढ़िया सा सुंदर सा पतीला है और उसके नीचे मैंने आग लगा दी, ठीक है। अब इसमें पानी भरा हुआ है। इसका पानी का टेम्परेचर पहले 0 डिग्री था,
अब मैंने जब आग लगाई तो क्या हुआ, एकदम से वेपर बन जाएगा, ना 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 ना, उसके टेम्परेचर को बढ़ना चालू होगा और ये कुछ टाइम के बाद मान लो 95 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और थोड़ी थोड़ी सी वेपर्स उठने लग गई। ठीक है, अब एक बात बताओ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक किसका हुआ, पानी का चेंज हुआ, टेम्परेचर का चेंज हुआ। तो क्या पानी वेपर बन गया, ना ना ना, बनना चालू होने वाला है लेकिन अभी हुआ नहीं है। मतलब पानी तो पानी ही रहा, बस टेम्परेचर चेंज हो गया। और यहाँ पे आइस से वाटर बन गया लेकिन टेम्परेचर सेम रहा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या हुआ, मतलब एक लेटेंट हीट, एक हीट ऐसी थी जिसने सिर्फ और सिर्फ फेस को चेंज करने में अपना पूरा का पूरी ताकत लगा दी, और एक हीट ऐसी थी जिसने फेस को चेंज नहीं किया, पानी है तो पानी रखा, बस टेम्परेचर चेंज कर दिया। समझ रहे हो? तो ये क्या हुआ, ये सेंसिबल हीट है और ये क्या है, आपकी लेटेंट हीट। दूसरी चीज आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आगे जाने वाले हर एक पार्ट में समझ में आपको फील आएगा कि हाँ, मुझे लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट समझ में आनी चाहिए थी। देखिए दूसरा डिफरेंस बताता हूं। दूसरा डिफरेंस क्या है सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट में। सेंसिबल का मतलब क्या है, जो सेंस कर सके, जिसमें थोड़ा सा दिमाग हो, जिसको आप देख सको। देखो, जब भी कभी टेम्परेचर का चेंज हो और आप उसे फील कर पाओ, जब भी कभी टेम्परेचर का चेंज हो और आप उसे फील कर पाओ, वो वाली हीट क्या कहलाती है, वो वाली हीट कहलाती है सेंसिबल हीट। भाई साहब, मैंने चाय में हाथ डाला और चाय ठंडी से गर्म हो रही थी और वो मेरी उंगली को फील आया, मतलब ये सेंसिबल हीट है। मतलब चाय चाय ही रही, चाय बन के वेपर नहीं बन गई। समझ रहे हो? मतलब क्या हो रहा है, जिसको आप फील कर पा रहे हो वो क्या है, सेंसिबल हीट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप फील कर पा रहे हो। 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में भी हाथ रखो या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में भी हाथ रखो, बात क्या होगा, बात सेम होगी। अगर बात सेम है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, मैं सेंस नहीं कर पा रहा, तो वो हीट सेंसिबल नहीं है, वो क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट को हम हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, समझ रहे हो? अब यार सेंसिबल को तो मुझे फील नहीं आ रहा, लेकिन मतलब हिंदी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है लेकिन लेटेंट की पता है मुझे कि गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा मतलब गुप्त, मतलब लेटेंट, मतलब छुपी हुई, मतलब हिडन। अगर कोई भी चीज़ हिडन हीट के तौर पे आ जाए, लिख ही देता हूँ, हिडन, हिडन, छुपी हुई, वो क्या होती है, लेटेंट हीट। और सेंसिबल हीट जिसे आप फील कर सकते हो, जो सबके सामने आ जाए, जो दिख रही हो कि हाँ किस तरीके से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी लेटेंट हीट में आ जाती हैं। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद अपन चलेंगे आगे और पानी की कुछ कहानियाँ देखेंगे। ठीक है, देखो, जब भी अपन प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ते हैं तो मैंने आपको बोला कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं और उसको अपन आइडियल वाटर मान लेते हैं, प्योर सब्सटेंस मान लेते हैं, और वो क्या है, H2O, दैट इज अपना पानी, H2O। ओके, हम जब H2O की बात करते हैं और हमें प्योर सब्सटेंस में देखना है तो हम क्या करेंगे, हम एक चीज़ को, एक पैरामीटर होता है हमारा, प्रॉपर्टीज़ का ही पैरामीटर है, उसको हम कांस्टेंट रखते हैं और फिर उसके बाद हम आंसर निकालते हैं। तो जो चीज़ें हमारी कांस्टेंट रहती हैं उसके बारे में अपन को जानना है। तो पहले आप ये बताओ कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट होने वाली है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। मुझे पता है आप लोग आंसर दोगे प्रेशर। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हम काम करेंगे। किस में काम करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही अपन काम करेंगे। ठीक है, और जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करेंगे तो हमें सबसे पहली चीज़ ये पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करने से हमारा जो प्रेशर है वो 1 atm का फिक्स हो गया। अब ये प्रेशर चेंज होने वाला नहीं है। अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे क्या? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम या फिर फेज में चेंज। मतलब समझ रहे हो? मतलब किस तरीके से मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा और आइस से लिक्विड बनेगी, मतलब आइस को मैं सॉलिड बोलूँ, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगी, उसकी चीज़ों को हम देखते हैं। ठीक है, हम चाहें तो प्रेशर वाले ग्राफ में भी देख सकते हैं, लेकिन हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पहले रख लिया है, तो जो हम आज बनाने वाले हैं डायग्राम, वो डायग्राम बनेगा टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में। टेम्परेचर एंड एंट्रोपी के बीच में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा डायग्राम बनाते हो? हम जो डायग्राम बनाने वाले हैं टीएस डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा डायग्राम होगा वो टीएस डायग्राम होगा। टीएस डायग्राम पर ही अपन खेलेंगे और टीएस डायग्राम से ही हम सारे के सारे आंसर्स देंगे। ठीक है, तो चलिए टीएस डायग्राम एक बार बनाते हैं और देखते हैं उसका आंसर
कैसा आता है। तो कैसा लग रहा है आपको, प्रेशर वगैरह देख करके कैसी फील आ रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे मज़ा आ ही रहा होगा, आई होप मज़ा आ रहा होगा यार, ये सारी चीज़ें तो रहती रहती हैं। तो आप समझते जाओ कि यार किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से करना है। आप लोगों का प्योर सब्सटेंस जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि सर ने प्योर सब्सटेंस नहीं कराया, तो ले मेरे भाई मैं ये भी करा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की डिमांड पर। वैसे मैं RAC में कराता, अगला अपन RAC वगैरह स्टार्ट करने की सोच रहे थे, लेकिन उसके पहले मैं आपको थर्मो वगैरह करा दे रहा हूँ। कुछ टॉपिक है SOM के, वो जो बच्चे बोल रहे थे कि सर मोहर सर्कल छूट रहा है, मोहर सर्कल भी करा दूंगा मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है, बस आप देखते जाओ। तो आज अपन ग्राफ बनाने वाले हैं TS का ग्राफ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देखते जाओ, ठीक है। जब अपन TS का डायग्राम बनाते हैं, TS का ग्राफ बनाते हैं, तो उसमें देखो ये वाला आपकी मेन एक्स एक्सिस है, ये Y है, ये इंडिपेंडेंट होती है, ये डिपेंडेंट होती है, ऐसा बोल सकते हो। तो जब आप इस तरह की चीज़ें करते हो तो आप उसमें क्या लोगे, इसमें टेम्परेचर और एंट्रोपी में, एंट्रोपी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी या यहाँ आएगी, सीधी सीधी बात है, टेम्परेचर यहाँ आता है और एंट्रोपी यहाँ आती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब जब भी कभी आपको इसका ग्राफ बनाना हो तो आपको ग्राफ बनाना बिल्कुल ईजी तरीके से सिखा रहा हूँ, किस तरीके से बनाना है देखते जाओ, सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, मैंने क्या किया है, किस तरीके से बनाया है, और क्या इसमें आप लोगों को सीखना था वो भी सब बताऊंगा, ठीक है। क्या सीखने वाली चीज़ थी, इसको मैंने ऐसे ही क्यों बनाया है, ये कर्व क्या कहलाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, डोंट वरी, बस देखते जाओ। बिल्कुल बाइफरकेट कर दूंगा आप लोगों के लिए सारी चीज़ें, ठीक है। देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों को बोलूंगा। गैस को मैं स्मॉल g से दिखाऊंगा, कैपिटल से दिखाते हैं, स्मॉल से क्या करेंगे, G, लिक्विड को L से और सॉलिड को कैपिटल S से, ठीक है। ये स्मॉल s है, एंट्रोपी स्मॉल s है, ठीक है, और वो कैपिटल S है, याद रखना, ठीक है। तो अब देखो जब भी मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करूंगा, टेम्परेचर यहाँ पे क्या लूँगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेने का मन है, बोलो ले लूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर अगर आपका मन नहीं है आप यहाँ पे भी 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, इसे माइनस में भी पहुँचा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे क्यों सर जी, प्रेशर पे खेल लो, समझ रहे हो, जब भी कोई भी चीज़ बोल देना कोई तकलीफ नहीं है, तीसरा पैरामीटर मेरा पास है, मैं उससे खेल लूँगा। लेकिन मैंने अभी क्या लिया हुआ है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया हुआ है, इसलिए मैं अपन स्टार्ट से यहाँ कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको सॉलिड मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, गैस मिलेगी, सबसे पहले सॉलिड मिलता है, सॉलिड, अच्छा कैपिटल से लिखना ना अपन को, चलो कैपिटल से लिख देते हैं, सॉलिड, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब मैं टेम्परेचर नहीं बढ़ाऊंगा, मैं हीट बढ़ाऊंगा, ये याद रखो, मैं हीट पे खेलूंगा। एंट्रोपी जानते हो ना क्या होती है, ΔQ/T, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस हीट को बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर को नहीं, हीट को बढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर मैं हीट बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं हीट बढ़ाऊंगा, ये टेम्परेचर देख रहे हो, ये टेम्परेचर, ओ सॉरी ये तो एरो है, ऊपर है टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है जितना नीचे जाता जाएगा जो आपका सब्सटेंस है प्योर सॉलिड होगा, मानते हो, और जितना ऊपर जाता जाएगा वो उतना ही वेपर बनता चला जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस वाला, ठीक है। तो अगर मैंने अभी इसे सॉलिड किया और मैं हीट को इस तरीके से बढ़ाता हुआ जा रहा हूँ, किस तरीके से, ऐसे हीट को बढ़ाता हुआ जा रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, इस जगह पे यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको सॉलिड प्लस लिक्विड मिलेगा, इतने रीजन में, ये वाला जो रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन, ठीक है, इस वाले रीजन में आपको सॉलिड प्लस लिक्विड मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाला रीजन देख रहे हो, ये जो मैंने छोड़ा है, यहाँ से ये जो उठ रहा है, और ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ आपको लिक्विड मिलेगा, याद रखिएगा।
आपसे पूछा जा सकता है, डायग्राम इसी का डायरेक्ट आ जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा। देखो टेम्परेचर के बारे में मैं आपको प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाऊंगा किस तरीके से आने वाला है, क्या आने वाला है। अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ किस तरीके से फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है हीट चेंज करने में, और आपसे मैं सारी चीज़ें अभी बताऊंगा कि किस जगह पर लेटेंट हीट यूज़ हो रही है, किस जगह पर सेंसिबल हीट यूज़ हो रही है, कौन सा रीज़न क्या कहलाता है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। इसको थोड़ा सा और प्यारा बना देते हैं, ये थोड़ा सा स्टीप होता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो ये पूरा रीजन लिक्विड का ही होगा, याद रखना। अब देखो लिक्विड के बाद क्या आएगा, लिक्विड के बाद क्या आएगा, पानी आप गर्म कर रहे हो, पहले देखो खुद ही समझो, आइस है, आइस को आपने गर्म किया, जब आप आइस को गर्म करोगे तो सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों मिलेगा, ये लो सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों मिल रहा है। फिर उसके बाद और गर्म करोगे, सॉलिड खत्म हो गया, अब सिर्फ लिक्विड बचा, ये लो लिक्विड आ गया। अब और गर्म कर रहे हो, और गर्म करो, कर क्या रहे हो, हीट दे रहे हो ना, और जब आप हीट दे रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर दोनों चीजें होंगी। अब देखो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसी रीजन में कन्वर्ट हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वेपर मिलेगा। बोलोगे सर आपने ये तो बता दिया, ये रीजन, इस रीजन में क्या मिलेगा मेरे भाई, ये एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा कुदरत का करिश्मा है जहां पे सॉलिड प्लस वेपर दोनों मिलेंगे। बोलोगे सर जी क्यों, कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा ठंडी जगह होती है वहाँ पर भी बर्फ़ से भी हल्के हल्के वेपर्स उठ रहे होते हैं। कभी फील किया है, कभी फील किया है, नहीं किया, कभी ड्राई आइस को लेकर के देखना, ड्राई आइस को लेकर के देखना। ड्राई आइस में क्या हो रहा होता है, वो लिक्विड नहीं बनता, वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बन रहा होता है। वो केस कहाँ का होता है, इस केस का होता है। ऐसी जगह जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है और हीट दे रहे हो, टेम्परेचर बहुत कम है और हीट दे रहे हो। प्रेशर अपन ने 1 रखा हुआ है, पहले बता रहा हूँ। जब टेम्परेचर बहुत कम है और हीट दे रहे हो तो क्या हो रहा है, वो जो सॉलिड है वो डायरेक्ट आपका ही वेपर बनने की कोशिश कर रहा है, या फिर सॉलिड प्लस वेपर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, वो ये वाला रीज़न होता है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो बताओ समझ आया कि नहीं आया, आया। अब देखो आपको एक चीज़ और दिखाऊं, बच्चों बहुत ध्यान से समझ के रखना, जो इसमें प्योर सब्सटेंस की स्टडी होती है जितनी भी उसमें सिर्फ एक ही रीजन है जिसको लेकर के हम आगे स्टडी करने वाले हैं, और वो रीजन कौन सा है, वो रीजन है ये वाला, लिक्विड प्लस वेपर और वेपर। सॉलिड की यहां पे बात नहीं की जाती है। और ग्राफ हमारा जो बनेगा ना वो ये वाला ग्राफ बनेगा, ऐसा, ये होगा T, ये होगा S। तो आप इस ग्राफ को एनालिसिस रीजन भी बोल सकते हो, जिसके बारे में हमको पढ़ाई करनी है। समझ रहे हो, एनालिसिस रीजन के बारे में पढ़ाई करो और आगे बढ़ जाओ। और अगर आप ऐसे करते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं एनालिसिस रीजन में अपन किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ, देखो बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हमेशा याद रखना कि किस तरीके से अब सर ने स्टार्ट किया था और किस तरीके से सर ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तुम लोगों को इतना मज़ा आने वाला है प्योर सब्सटेंस में, एक भी चीज़ में आप लोगों को बोरिंग नहीं करूँगा। हो सकता है चीज़ें आपको बन रही हों, रिवीजन ही हो रहा है यार, कर ली, समझ रहा है, बस यही करना है। कई सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर आप पढ़ाई क्यों रहे हो, आप बॉलीवुड में क्यों नहीं आते, आप मुंबई क्यों नहीं जाते। यार सपना है मेरा कि मैं पढ़ाई करूं, मैं यूपीएससी निकालूं, फिर एक बार एक सपना पूरा हो जाएगा फिर दूसरा भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। बट अभी ऐसे ही रहने दो, है ना। चलो अपने एनालिसिस रीजन में जाते हैं, फिर से टीएस डायग्राम बनाते हैं। ठीक है मेरे भाई, और सर जाएंगे, हम ज़रूर जाएंगे, डोंट वरी। ज़रूर जाएंगे, ज़रूर पढ़ाई करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। आप लोगों के मन में भी होगा कि मैं ये आरआरबी एग्ज़ाम निकाल लूँ, एसएससी निकाल लूँ, गेट निकाल लूँ, सब निकाल लूँ। निकलेगा यार, बस खुद ही पे भरोसा रखना। और अगर खुद पे भरोसा नहीं होगा तो फिर एग्ज़ाम निकलना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो खुद पे अगर भरोसा है तो आपसे सारे एग्ज़ाम निकलेंगे, और खुद पे भरोसा नहीं है तो थोड़ा सा यार मैं भी कंफ्यूज रहूँगा। एक चीज़ ये याद रखना, और अगर एक चीज़ आपकी हो रही है तो उसको हमेशा बना के रखना,
तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना एनालिसिस रीजन, जहां पर हमको इस कर्व के बारे में बात करनी है। तो बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया था, इस कर्व को बनाया था। और कर्व में आपको याद होगा हमने क्या किया था। कर्व में हमने यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर और यहाँ पे वेपर रखा हुआ था। तो देखिए आपको सीधी सीधी बात ये है कि आपको सिर्फ इतना ही करना है, लिक्विड प्लस वेपर और वेपर को क्लासीफाई करना है, बाइफरकेट करना है और उससे आपको देखना है कि किस तरीके से चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि ये कर्व है, ये कर्व क्या कहलाता है। देखो ये जो कर्व है, ये कर्व 3 पार्ट में टूटा हुआ है। एक्चुअली कहते हैं 2 पार्ट में टूटा है, लेकिन मैं उसे तीसरा पार्ट भी बताऊंगा। एक यहाँ पे पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट। अब आपको कहोगे सर ये कौन सा पॉइंट होता है, हम आपको बताएंगे कौन सा पॉइंट होता है। अब देखो इसमें 2 चीज़ें हैं। अब एक तरीके से देखो, इस तरीके से नहीं फील आ रहा कि एक रस्सी है और उस रस्सी के बीच में गठान बंधी है। वो जो गठान है उसको अपन ने बोल दिया क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, पॉइंट मिट गया, अपन नीचे लिख देते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और ये जो है, ये वाली जो पहली रस्सी की पहला हिस्सा है, ये जो कर्व है, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। कौन सी लाइन? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। अब देखो ये क्या है? लिक्विड, और यहाँ पे क्या? वेपर। तो इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे? इस वाली लाइन को बोलेंगे सैचुरेटेड। मैं आपको सिर्फ अभी नाम दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से किसको क्या बोलते हैं। सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से आपको देखना है। तो देखो मैंने आपको 3 चीजें बोली थी। एक्चुअली कहते हैं 2 पार्ट में टूटा, लेकिन मैंने 3 पार्ट में तोड़ा। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड और वेपर लाइन, और सैचुरेटेड छोड़ो, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो सैचुरेटेड वेपर लाइन कौन सी होती है? वो लाइन जिसमें आपको वाटर मिलता है, एग्जैक्ट लिक्विड मिलता है। मतलब इस लाइन से इस लाइन के इस पार ये जो चीजें दिख रही हैं, ऐसे ऐसे यहाँ से ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे क्या दिखाई देगा? यहाँ पे आपको सिर्फ लिक्विड दिखाई देगा। मतलब इस लाइन के इस साइड सारा लिक्विड, इस लाइन के इस साइड सारा का सारा वेपर, और इस लाइन के बीच में लिक्विड प्लस वेपर। इस रीजन को बोलते हैं वेट रीजन, गीला रीजन, वेट रीजन। ठीक है, आपको बस ये सारी चीजें याद रखनी है। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, वेट रीजन जिसमें लिक्विड प्लस वेपर होता है, सैचुरेटेड वेपर लाइन। ये बात समझ आई? और क्रिटिकल पॉइंट, अब आप कहोगे सर जी क्रिटिकल पॉइंट समझा तो दो, होता क्या है मेरे भाई? जहां पर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन मिलते हैं उसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। अब आप कहोगे सर जी मजा नहीं आया, कुछ और भी बोलो। लो बेटे भाई, आपको सीधा सीधा बताता हूं कि जहां पर कोई भी सॉलिड या फिर लिक्विड बोलो, ज्यादा अच्छा लगेगा। जहां पर लिक्विड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उस लाइन को, उसको अपन क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट को अपन क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। देखो कोई भी लिक्विड है, जैसे कि आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल देता हूं, कई लोगों के साथ हुआ होगा। गर्मा गर्म तेल हो, गर्मा गर्म कढ़ाई में तेल हो, और हल्की सी एक पानी की बूंद पड़ जाती है। लिक्विड है, इतना ज्यादा टेम्परेचर, तुरंत वेपर बनता है, आवाज, छींटे आते हैं, जोर से आवाज आती है। पता है क्या हो रहा है? एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो जो लिक्विड था वो क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच जाता है। वहां का जो टेम्परेचर वो इतना हाई होता है कि वो लिक्विड तुरंत वेपर बनता है, और वो जो लिक्विड वेपर बनने की कंडीशन है उसे अपन क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। मतलब ये देखो, ये जो पॉइंट है, ये मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के इधर लिक्विड, इस पॉइंट के इधर वेपर। मतलब बनने के लिए आपने टाइम ही नहीं दिया, आपने मौका ही नहीं दिया, तुरंत बना दिया, इसलिए इसे क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना, सर मेरी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है, थोड़ी सी क्रिटिकल है। भाई साहब थोड़ी क्या होता है? क्रिटिकल का मतलब जमीन आसमान का फर्क, एक तरफ जमीन दूसरी तरफ आसमान, ऐसा। या फिर जमीन समंदर, ऐसा वाला कि भाई साहब यहाँ अभी सॉलिड था, यहाँ लिक्विड हो गया, यहाँ लिक्विड था, यहाँ वेपर हो गया। क्रिटिकल मतलब बहुत हैवी चीज। जब भी कहते हैं ना कंडीशन क्रिटिकल है, मतलब है कि भैया जिंदगी और मौत से खेल रहा है, सेम चीज है। तो कभी भी आप लोगों को भी यूज करना हो तो ये मत कहना मेरी कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल है ना। थोड़ा क्रिटिकल कहां से आ गया? क्रिटिकल मतलब जमीन आसमान, मतलब जिंदगी और मौत, ऐसा वाला। तो क्रिटिकल पॉइंट वही वाला पॉइंट है जहां पर सीधा लिक्विड मर करके तुरंत वेपर बन जाता है। ठीक है, अब देखो इस पे अपन आपको लाइंस वगैरह दिखाते हैं। लाइंस मतलब कैसे? प्रेशर को दिखाते हैं, किस तरीके से प्रेशर को वो करोगे। ये सारी चीजें हो गई। मैं कर्व मिटा नहीं रहा क्योंकि अपन को आगे भी स्टडी इसी कर्व में करनी है। इस कर्व को देखते जाओ और समझते जाओ। चलिए दोस्तों, अब अगर मैं इसकी बात करूं कर्व की, तो एक मैं प्रेशर की लाइन बना रहा हूं। ये टीएस लाइन है, ये प्रेशर और ये प्रेशर।
ठीक है, इस तरीके से बनता है। अगर मैं आपको फिर से दूसरा प्रेशर बनाना चाहूँ, ये लो, है ना, इसको मैं P1 बोल देता हूँ, इसको मैं P2 बोल देता हूँ, और P2 इज ग्रेटर देन P1। अब देखो यहाँ पे भी लिक्विड है, यहाँ पे भी लिक्विड है। लिक्विड लाइन पे प्रेशर हमेशा इंक्लाइंड होगा, याद रखना। और जब वेट रीजन आता है, वेट रीजन में प्रेशर हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, या फिर टेम्परेचर से कांस्टेंट होता है, या फिर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिस तरीके से टेम्परेचर कांस्टेंट लाइन में चलेगा उस तरीके से प्रेशर भी चलता है, लेकिन कहाँ, वेट रीजन में, ठीक है। और जब प्रेशर वापस से ड्राई रीजन में आता है, वेपर रीजन में आता है, तो वो वापस से इंक्लाइन डायरेक्शन में हो जाता है। ये चीज़ आपको दिमाग में आई, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब देखो आपको प्रॉपर रीजंस दिखाते हैं कि किस तरीके से रीजंस को अपन ने कैलकुलेट किया है, किस तरीके से रीजंस के नाम रखे हैं। इसका नाम अपन ने क्या बताया था, वेट रीजन, वेट रीजन, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, वेपर बन रही है, वेपर बन रही है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या मैं इस रीजन को सुपर हीटेड रीजन बोल दूँ, सुपर हीटेड रीजन। ये सब टर्म्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन थी, लिक्विड है तो ठंडा होगा, ये बात समझ रहा हूँ। अगर ठंडा है तो क्या मैं इसे सब कूल्ड रीजन बोल दूँ, समझ गए। तो इस तरीके से आप रीजंस को भी बोल सकते हो, ठीक है। और आपको क्या बता दूँ, सैचुरेटेड लाइन मैंने बता दी। ये जो लाइन से एक जो कर्व है इसे हम सैचुरेटेड कर्व बोलते हैं, सैचुरेशन कर्व बोलते हैं, सैचुरेशन कर्व, सैचुरेशन कर्व बोलते हैं। ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है, ठीक है। और कोई चीज़ जिसमें आपको लग रहा हो, आई थिंक मुझे अब तो नहीं लग रहा कि इसमें से कुछ बचा होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए बता रहा था कि किस तरीके से टीएस डायग्राम में आप लिक्विड को किस तरीके से लोगे, किस तरीके से वेपर वाले रीजन को क्या बोलोगे, और वेट रीजन को क्या बोलोगे, सब कूल्ड रीजन को क्या बोलोगे, कहाँ पे कौन सी लाइन है, इसको किस तरीके से समझोगे, क्योंकि इस कर्व का आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से आपको इसमें काम करना है। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया, आ ही गया होगा। चलो अब टेम्परेचर के टर्म्स में आपको एक बार दिखा दूं, एक बार यही सारी चीज़ें टेम्परेचर के टर्म्स में दिखा देता हूं कि किस तरीके से पानी बनता है, किस तरीके से लेटेंट हीट का यूज़ होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, फिर टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ता है। ये चीज़ आपको देखनी है तो बताओ, बताओ, दिखाता हूँ आपको, मैं बढ़िया दिखाता हूँ। देखो फिर से अपन कर्व बनाएंगे, फिर से अपन देखेंगे, और फिर उसके बाद अपन सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो अपन ने क्या बनाया था, टीएस डायग्राम, ये है टी, ये है एस, और सैचुरेशन कर्व बना देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन टेम्परेचर की एक लाइन बनाते हैं, अपन कर्व का एक ऐसा डायरेक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब उस डायरेक्शन से अपन सीखते हैं कि किस तरीके से आपको आंसर्स निकालने हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी कभी आपको इस तरीके की चीज़ें आएँ तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले टेम्परेचर्स के टर्म्स में आंसर देना है। और टेम्परेचर के टर्म्स में आंसर देने से पहले मैं आपको कहूँगा कि सबके अपन नाम रख देते हैं। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं 1, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं 2, बीच वाले में भी चलो दे देते हैं 3, फिर ये क्या हो गया 4, और इसका नाम दे देते हैं अपन 5, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं ही होगी। चलो अब देखो आपको टेम्परेचर्स पे दिखाते हैं किस तरीके से आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। हाँ, प्रेशर यहाँ पे, ये प्रेशर लाइन है P इक्वल्स टू 1 ATM लिख लो। ज़्यादा ऊपर हो गया, चलो कोई बात नहीं, काट देते हैं। P इक्वल्स टू 1 ATM कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अपन क्या करने वाले हैं,
अब अपन स्टार्ट करेंगे इसकी पूरी की पूरी कहानी। अब इसको स्टार्ट करने से पहले अपन ऐसा करते हैं, टेम्परेचर में कोई एक टर्म ले लेते हैं किसी टेम्परेचर में, और उस टेम्परेचर में देखते हैं कि अपन किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अपन ऐसा करते हैं, एक टेम्परेचर अपने आप आर्बिट्ररी सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या करूं, चलो मैं कर लेता हूं 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो पॉइंट एक 1 है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये हीट होना चालू हुआ, मैंने हीट देना चालू किया, जैसे मैं हीट दूंगा तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, डेल्टा क्यू बाई टी, याद करो मैंने हीट देना शुरू किया। अच्छा हाँ, ये मत समझना कि मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, मैं हीट दे रहा हूँ जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, पकड़ के रखना। कोई कहता है ना कि मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ना, तुम हीट दे रहे हो, टेम्परेचर अपने आप बढ़ रहा है, वो हीट की वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो जो हीट मैंने दी, जो मैंने ऊष्मा दी, ऊष्मा से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से वो बढ़ा। अब वो बढ़ा तो मैं कहता हूँ कि वो इस पॉइंट पे आया, लिक्विड पे। ठीक है, और ये वाला टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पॉइंट पे आए, यहाँ पे लिक्विड है। अब आपने देखा होगा जब हम बोलते हैं वाटर बॉल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर अपन ये बोलते हैं कि वो एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, और फिर बोलते हैं कि 100 डिग्री के बाद वो वेपर बनना चालू हो जाता है। 100 डिग्री से वो वेपर बनना चालू हो जाता है, और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो टेम्परेचर है, ये 100 डिग्री का है, जहाँ पर लिक्विड प्लस वेपर दोनों बनेंगे। ठीक है, अब 100 डिग्री के लिक्विड से 100 डिग्री का वेपर भी बन जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे भी 100 डिग्री ही टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पे अब लिक्विड नहीं मिलेगा आपको, आपको अब यहाँ पे क्या मिलेगा, वेपर। अब मान लो मैंने टेम्परेचर और बढ़ाया, और वो बढ़ करके हो गया 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 150 डिग्री सेंटीग्रेड में मतलब यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ रख देते हैं, ये वाला, बात तो एक ही है, 5। अब मैंने जब यहाँ की बात की ना, तो यहाँ पे आपको लिक्विड लिक्विड कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वेपर ही मिलेगा। ठीक है, तो एक तरीके से मैं बोलूँ कि सैचुरेशन टेम्परेचर कौन सा था मेरे भाई, तो बता सकते हो? जी सर, सैचुरेशन टेम्परेचर मैं दोनों का बता सकता हूँ, सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वेपर, सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड भी बता सकता हूँ, और वो दोनों इत्तेफाक से सेम है, 2 और 4। और सैचुरेशन टेम्परेचर को मैं TS से दिखा दूँ, बिल्कुल दिखा सकता हूं मैं सैचुरेशन टेम्परेचर को TS से, और ये होता है आपका 2 और 4 पॉइंट पे सेम हो गया। ठीक है, याद रखना, ये चीज़ बस आपको बतानी थी कि सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ये सब याद रखना। अब उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। अच्छा हाँ, देखो मैंने जो 1 2 3 4 लिया हुआ है ना, ये 1 2 3 4 ही रहने देना। अब जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 1 पे निकालना है, तो मैं टेम्परेचर को T1 कर दूंगा। ठीक है, मुझे 2 पे निकालना है तो मैं टेम्परेचर को T2 कर दूंगा। अब जैसे T2 है, T2 को मैं TS भी लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये जो है सैचुरेशन टेम्परेचर है, तो मैं इसे TS भी लिख सकता हूँ, ये बात याद रखना। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इसको मैं TS भी लिख सकता हूँ। तो बस आपको यही करना है, आपको T2 से TS भी लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा हाँ, T3 को मैं TS नहीं लिखूंगा, ये याद रखना, मैं T3 को TS नहीं लिखूंगा, मैं T2 और T4 को ही लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सब कूल्ड रीजन कौन सा है। सब कूल्ड रीजन वो रीजन यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर है वो कम मिलेगा, मतलब जो सैचुरेशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मिलेगा लिक्विड का, वो होगा आपका सब कूल्ड रीजन। ठीक है, फिर उसके बाद आपका वेट रीजन आएगा, फिर सुपर हीटेड रीजन आएगा। 3 चीज़ें आएंगी, तीनों चीज़ों के बारे में अपन लिख लेते हैं। सब कूल्ड रीजन की बात करते हैं, सब कूल्ड रीजन की बात करते हैं। अगर मैं सब कूल्ड रीजन की बात करूंगा तो उसमें आता है कि भाई साहब कितना डिग्री का सब कूल्ड रीजन है, मतलब डिग्री ऑफ सब कूल्ड रीजन या डिग्री ऑफ सब कूलनेस, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो डिग्री ऑफ सब कूलिंग। तो डिग्री ऑफ सब कूलिंग के बारे में लिख लेते हैं, डिग्री ऑफ सब कूलिंग। सब कूलिंग, सब की कूलिंग हो रही है इसलिए सब कूलिंग ना मेरे भाई। सब कूलिंग के बारे में अपन क्या कहेंगे कि भाई साहब सब कूलिंग की डिग्री कितनी होगी, ये कितना ठंडा है, ये कैसे बता सकते हो? बता सकते हो भैया, TS से जितना कम होगा T1 उतना ठंडा है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस T1? बताओ, अगर मैं सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस T1 लिख सकता हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये डिग्री ऑफ सब कूलिंग कहलाएगी? बिल्कुल मेरे भाई, सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस T1 ही डिग्री ऑफ सब कूलिंग होती है। अगर मैं सेम चीज कह दूं डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग।
आप देखो, जब मैंने डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग की बात की तो ये होगा ना भाई साहब कितना गर्म है, कितना गर्म है, यही बताना है। तो क्या करूं, T5 ज़्यादा है या TS ज़्यादा है, T4 जिसको अपन TS भी बोल सकते हैं, क्या ज़्यादा है, T5 ज़्यादा है। तो क्या मैं T5 माइनस TS लिख सकता हूँ, T5 है ये, ठीक है, T5 माइनस TS, ये होता है आपका डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, और ये होता है आपका TS माइनस T1 डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग। पूछ लेगा, जब भी पूछा आपको टेम्परेचर के टर्म्स में आंसर देना है, टेम्परेचर के टर्म्स में आंसर दोगे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। केल्विन सेंटीग्रेड दोनों में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल दो केल्विन में नहीं दे करके सेंटीग्रेड में इसका आंसर दे देते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। अब कोई मुझसे कह सकता है सर वेट रीजन क्या होता है। मेरे भाई वेट रीजन वो रीजन है जहां पर सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर दोनों मिलते हैं, या फिर वेपर और लिक्विड दोनों मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताई, ये सब याद रखना। सब कूल रीजन क्या होता है, डिग्री ऑफ सब कूलिंग क्या है, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग क्या है। वेट रीजन के बारे में मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगा, बहुत बढ़िया से बताऊंगा। उसके लिए मुझे एक चीज़ बतानी पड़ेगी और उसे बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन वो भी स्टार्ट करूंगा, और बढ़िया से स्टार्ट करूंगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन से अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसका कहाँ पर यूज़ आता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और फिर उसके बाद अपन अगली वाली क्लास में चलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने बहुत बेसिक से प्योर सब्सटेंस स्टार्ट किया है और प्योर सब्सटेंस को बहुत बढ़िया पढ़ा करके जाऊँगा। डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करना, बस आप करते हुए चले जाओ, ठीक है दोस्तों, बस आपको इतना ही करना था। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, फिर अपन कल मिलते हैं इसी टाइम पर। बाय बाय।